तो हम जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और जेनेटिक्स में सेक्स डिटर्मिनेशन पर। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जब किसी भी जानदार की औलाद पैदा होती है तो वो मेल होगी या फीमेल, इसका तयन कैसे होता है, कौन सा पेरेंट इसका जिम्मेदार है या कोई पेरेंट जिम्मेदार है भी कि नहीं है, तो ये बायोलॉजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहला सवाल टी.एच. मॉर्गन से पूछा गया था, क्योंकि जेनेटिक्स को रिडिस्कवर होने के बाद सबसे पहला मशहूर साइंसदान यही था। तो उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने मशहूर जेनेटिक रिसर्च टूल ड्रोसोफिला को चेक किया। ड्रोसोफिला हम पहले बता चुके हैं, ये एक मक्खी है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसके डी को कैपिटल लिखना चाहिए क्योंकि ये जेनेरिक नेम है। ड्रोसोफिला में उसने देखा कि इस मक्खी में 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के या 8 क्रोमोसोम हैं, उसमें से मेल और फीमेल में 3 पेयर्स एक जैसे हैं और एक पेयर है आखिरी जो डिफरेंट है। जो सेम पेयर थे उसको इसने नाम दिया ऑटोसोम्स का। तो ऑटोसोम का मतलब क्या हुआ, वो क्रोमोसोम्स जो बॉडीली कैरेक्टर्स को डिटरमिन करते हैं या उसका तयन करते हैं, जबकि आखिरी जोड़े में दोनों में फर्क था। जिसमें फर्क था उसमें उसने देखा कि मेल के अंदर 2 एक ही साइज के, फीमेल के अंदर 2 एक ही साइज के क्रोमोसोम हैं और मेल के अंदर 2 अलग अलग हैं। फीमेल में इसने नाम दिया एक्स क्रोमोसोम का और मेल के अंदर इसको एक्स और वाई का नाम दिया। ये मेल का एक्स और फीमेल के दोनों एक्स साइज में एक जैसे थे, शक्ल में भी एक जैसे थे और इन सारे क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया। तो ये नुक्ता आपने याद रखना, आगे भी काम आएगा कि हर जानदार के जिस्म में जितने भी क्रोमोसोम के जोड़े हैं उनमें से ज्यादातर जोड़े ऑटोसोम्स के हैं, एक जोड़ा सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम का है। और सेक्स क्रोमोसोम, इस फर्क की वजह से इसने कहा कि शायद ये क्रोमोसोम जिम्मेदार होंगे सेक्स को डिटरमिन करने के। जब इसने ये डिस्क्लोज किया तो फिर और लोगों ने बाद में हर जानदार के क्रोमोसोम को इसी तरह से चेक करना शुरू किया। तो ह्यूमन के अंदर भी ये चेक हुआ। तो ह्यूमन के अंदर हम जानते हैं इंसानों में कितने क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो 23 पेयर्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर्स हैं। अब हम कह सकते हैं उन 23 में से 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के हैं और आखिरी एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है। और इसका पैटर्न भी यही है सेक्स क्रोमोसोम का। मेल के अंदर ये एक्स और वाई है, फीमेल के अंदर ये एक्स एक्स है, यानी फीमेल के अंदर दोनों सेम है। अब जब ये फर्क है तो इसका मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्हीं क्रोमोसोम का दखल होगा। वो पैटर्न हम बाद में देखेंगे। पहले एक छोटी सी चीज और, अगर हम इंसान का कोई सेल बाहर निकाल के उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम की तरतीब देखें तो ये इस तरह से, इसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे लंबा है, क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर में जहन में रखना है वो उससे थोड़ा छोटा है, 3 उससे छोटा है और सबसे छोटा क्रोमोसोम 21 पेयर है। तरतीब में यहां थोड़ा सा खलल आ गया। 21 जो पेयर है ये सबसे छोटा है, इससे 22 थोड़ा सा बड़ा है और 23 में मेल के अंदर ये एक बड़ा एक छोटा है, फीमेल के अंदर ये दोनों एक ही साइज के हैं। तो फीमेल में इसको हमने XX कहा, मेल के अंदर इसको XY कहा। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये है तो इससे सेक्स का तयन कैसे होता है? अभी तक साइंसदानों ने 3 पैटर्न्स मालूम किए, हजारों लाखों जानदारों को चेक किया है, सब में ये एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, लेकिन उसके तरीकाकार में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मैं जल्दी पहले हमारे कोर्स में एक ही शामिल है मिसाल, हम पहले उसको आराम से डिस्कस करते हैं, फिर जो 2 बाकी मिसालें डिस्कस नहीं है उनको भी थोड़ा सा टच करते हैं। पहला पैटर्न XY का आ गया और XX का हो गया। तो जिसमें XY हो, जैसे ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में यही है,
बहुत सारे पौधों में भी यही पैटर्न है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लिविंग थिंग में यही तरीका है कि मेल के अंदर एक छोटा एक बड़ा है, फीमेल के अंदर दोनों एक जैसे हैं। अब जब गेमीट बनेंगे तो जरा तवज्जो करना, गेमीट बनेंगे तो मेल के गेमीट दो तरह के होंगे, आधे गेमीट वाई क्रोमोसोम वाले, आधे गेमीट्स एक्स क्रोमोसोम वाले। मेरी बात को जरा दोबारा सुनना। गेमीट बनेंगे मेल के करोड़ों, मसलन 2 करोड़ गेमीट बने, उनमें से 10 करोड़ गेमीट्स वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम तो सबके पास एक जैसे आ गए, 10 करोड़ एक करोड़ गेमीट्स एक्स क्रोमोसोम वाले। फीमेल के अंदर जितने भी गेमीट बनेंगे वो सारे एक जैसे होंगे। सारे कैसे होंगे? एक्स वाले। अब इनके फर्टिलाइजेशन से ऑफ स्प्रिंग बनेगी। तवज्जो, जो पेरेंट सेम क्रोमोसोम बियरिंग गेमीट प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं होमोगेमेटिक। उसको क्या कहते हैं? होमोगेमेटिक। ऑल गेमीट्स आर सिमिलर रिगार्डिंग एक्स और वाई क्रोमोसोम। इसके सारे गेमीट्स सेम है, तो ऐसे गेमीट को क्या कहते हैं? होमोगेमेटिक। और जिसके गेमीट 2 तरह के होंगे उसको क्या कहेंगे? हेटेरोगेमेटिक। तो तवज्जो चाहूंगा मैं कि ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में मेल्स आर हेटेरोगेमेटिक, फीमेल्स आर होमोगेमेटिक। अच्छा, इधर से Y आ गया, इधर से X आ गया, तो ये इंडिविजुअल क्या बनेगा? मेल या फीमेल? मेल बनेगा। इधर से X, इधर से भी X आ गया, तो ये इंडिविजुअल क्या बनेगा? फीमेल। अब ये X इस Y से क्रॉस हो तब भी XY, ये X इस X से क्रॉस हो तब भी XY। मैं शायद कंफ्यूज करके मैं इसको मिटा सकता हूं, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बस आप ये समझ लें, नए ऑफ स्प्रिंग के जेंडर का तायुन वो पेरेंट करता है जो हेटेरोगेमेटिक हो। यानी 2 बातें होगी, दोनों पेरेंट्स होमोगेमेटिक नहीं हो सकते। एक होमोगेमेटिक होगा, एक हेटेरोगेमेटिक। होमोगेमेटिक सेम गेमेट कंट्रीब्यूट करेगा, जबकि हेटेरोगेमेटिक 2 तरह के डिफरेंट गेमेट्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब बताओ, इसके मेल होने का जिम्मेदार बाप है या मां है? बाप है। मां से तो X ही आ गया है, बाप से Y आ गया तो मेल बन जाएगा, X आ गया तो फीमेल बन जाएगा। तो हेटेरोगेमेटिक पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग। नई नस्ल के जेंडर का, उसके मेल या फीमेल होने के तायुन का जिम्मेदार हेटेरोगेमेटिक पेरेंट है। और ह्यूमन में कौन जिम्मेदार है? बाप जिम्मेदार है। तो मां के ऊपर गलत इल्जाम लगाना, यही पैटर्न ड्रोसोफिला में। ठीक हो गया बेटा? आसान है। तो आज के बाद हम क्या जहन में रखेंगे? अगर कहीं कोई बेटा पैदा हो रहा है या बेटी पैदा हो रही है तो उसका जिम्मेदार बाप है, मां नहीं है। अच्छा, साइंसदान तो मैंने कहा ना रिसर्च पे लगे हुए हैं। एक पैटर्न तो ये है, सबसे ज्यादा जानदारों में यही तरीका है। कुछ जानदारों में थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है। मसलन कुछ इंसेक्ट्स में क्या होता है, मेल में एक्स क्रोमोसोम अकेला होता है, उसका पेयर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं एक्स नॉट। और फीमेल में ये क्रोमोसोम पूरे होते हैं, XX पूरा होता है। यहां मैं तवज्जो दिलाता हूं आपको, मसलन एक इंसेक्ट है प्रोटोनॉर, उसमें मेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम होंगे तो सारे गेमीट एक जैसे होंगे या अलग होंगे? अलग। आधे गेमीट्स वो होंगे जिसमें 11 क्रोमोसोम होंगे। 23 का आधा तो नहीं हो सकता ना। आधे गेमीट्स 11 क्रोमोसोम वाले, आधा गेमीट्स 12 क्रोमोसोम वाले। इसका मतलब एक क्रोमोसोम, एक गेमीट, आधे गेमीट में एक क्रोमोसोम कम है, जिसको हम 12 वाला कह रहे हैं। ये असल में ऑटोसोम प्लस
एक्स है। मैंने कंफ्यूज कर दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। देखें, इसके पास टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 23 में से हम कह सकते हैं 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम है, एक क्रोमोसोम एक्स है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसको मिले हैं 11 ऑटोसोम्स प्लस एक एक्स, तो 12 हो गए ना। इसको क्या मिला है? सिर्फ ऑटोसोम मिले हैं और एक्स की जगह 0 मिला है। तो आधे गैमेट ये है। इस गैमेट को कहते हैं नलोगैमेट्स, नलोगैमेट, जिसमें एक क्रोमोसोम मिसिंग हो। जबकि इसमें जितने क्रोमोसोम हैं, जितने गैमेट्स हैं, उन सबको 12 क्रोमोसोम मिले हैं। तो इसका मतलब यहां 11 ऑटोसोम्स प्लस एक्स, 11 ऑटोसोम्स प्लस एक्स। कंफ्यूज कर दिया, मैं आसान कर देता हूं। चलो, यही ध्यान रखें बस आप, ठीक है। अब मैं इसको यूं बनाता हूं कि इससे हमें दो तरह के गैमेट बने हैं। आधे गैमेट्स में ऑटोसोम के साथ एक्स भी है, आधे गैमेट्स में सिर्फ ऑटोसोम है, एक्स नहीं है। जिसमें एक्स ना हो उसको हम नलोगैमेट कहते हैं। और इसके सारे गैमेट्स एक्स वाले हैं ऑटोसोम के साथ। तो यहां फिर फीमेल क्या है? होमोगैमेटिक, और मेल क्या है? हेटेरोगैमेटिक। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, यहां से अगर नलोगैमेट आ गया इधर से तो एक्स ही आएगा ना, ये एक्स आए या ये एक्स आए। तो अब ये क्या बन जाएगा? एक्स नॉट, ये मेल होगा, फीमेल मेल हो गई। और यहां से एक्स आ गया, इधर से भी एक्स आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? फीमेल बन जाएगा। तो इस केस में भी फादर इज हेटेरोगैमेटिक, दैट इज व्हाई he is responsible for determination of sex of offspring। ठीक हो गया बेटा, ये दूसरा पैटर्न था। एक तीसरा पैटर्न है जो परिंदों में पाया जाता है, परिंदों में भी खासतौर पर कबूतर वगैरह में। वहां तरीका क्या है? बर्ड्स, इन बर्ड्स मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा सा फर्क है। मेल्स हैं ZW, इनको भी पहले एक्स और XY कहा था, कंफ्यूजन से बचने के लिए कहा गया। मेल है Z और फीमेल है ZW। तो मेल के गैमीट जितने भी बनेंगे एक जैसे होंगे, Z वाले होंगे ना सारे। तो ये मेल हो गया होमोगैमेटिक, और फीमेल में दो तरह के गैमीट बनेंगे, आधे गैमीट Z वाले, आधे गैमीट W वाले। ये क्या कहलाएंगे? हेटेरोगैमेटिक। अब यहां से क्रॉस करके देखें, अगर फीमेल की तरफ से Z आ गया, मेल की तरफ से तो आएगा ही Z, तो ये इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? मेल। अगर फीमेल की तरफ से W और मेल की तरफ से Z आ गया तो ये बन जाएगा ZW, और ये क्या बन जाएगा? फीमेल। तो बस ये 3 पैटर्न्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं, जिसके मुताबिक ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर नहीं, पहली बात तो यह है कि सेक्स के डिटर्मिनेशन का जिम्मेदार हेटेरोगैमेटिक पेरेंट है। ज्यादातर में हेटेरोगैमेटिक पेरेंट फादर होता है, मेल होता है, इसलिए वो जिम्मेदार है। जबकि कुछ परिंदों में फीमेल हेटेरोगैमेटिक है, इसलिए परिंदों में जेंडर का तायुन फीमेल या मां करेगी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ। यहां डायरेक्ट बता दिया सेक्स लिंकेज। पहले हम एक दफा फिर किसी इंसान या जानवर का एक सेल ज़ेर गौर लाते हैं। इस सेल में फर्ज करें क्रोमोसोम्स हैं, और हमने क्रोमोसोम्स को नाम दिया ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम का। और शुरू में हमने क्या बताया था? क्रोमोसोम साइज में बड़े हैं, तादाद में कम है। जीन साइज में छोटे हैं, तादाद में ज्यादा है। और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। किस क्रोमोसोम पर नहीं बताया है। जीन्स की हर जीन किसी न किसी क्रोमोसोम पर मौजूद है। तो अब
सेक्स क्रोमोसोम के आइडेंटिफाई होने के बाद हम कह सकते हैं कि जीन की जो लिंकेज है उसके दो बड़े ग्रुप्स हैं। जो जीन्स ऑटोसोम के साथ लगे होंगे उनको क्या कहेंगे? ऑटोसोमल लिंकेज। और जो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे उनको क्या कहेंगे? सेक्स लिंकेज। बहुत जरूरी है बेटा ये समझना। ऑटोसोमल लिंकेज मेल में हो या फीमेल में हो, उनकी तमाम औलाद में बराबर तकसीम होगी, लेकिन जो सेक्स लिंक्ड हैं उनकी तकसीम बराबर नहीं होगी। उनमें फिर तकसीम है सेक्स लिंक की। क्या तकसीम? कुछ वाई लिंक्ड होंगे, कुछ एक्स लिंक्ड होंगे। तो यहां मुझे रुकना पड़ेगा, मैं आराम से बताता हूं, आप समझ लें। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा? जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ज्यादातर जीन्स ऑटोसोम्स के ऊपर है। ज्यादातर क्यों? क्योंकि ऑटोसोम्स की तादाद ज्यादा है। और कुछ जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पर भी हैं। जो सेक्स पर होंगे उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। अब क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम दो तरह के हैं, एक्स और वाई, तो जो सिर्फ वाई पर होंगे उनको वाई लिंक, जो सिर्फ एक्स पर होंगे एक्स लिंक, जो दोनों पर होंगे एक्स वाई लिंक, ये कहा जाए। तो इस वक्त हमारा सबसे पहला फोकस है सेक्स लिंकेज। ये समझ में आ गया। दूसरी अहम बात, आमतौर पर हमारे जहन में आता है सेक्स लिंकेज कहें तो शायद उन जीन की हम बात कर रहे हैं जो सेक्स डिटरमिन करने में किरदार अदा करते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं। मतलब कहने का ये है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम पर न सिर्फ सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स हैं, बल्कि और बॉडीली कैरेक्टर्स के जीन्स भी हो सकते हैं। ये बात याद रखेंगे ना। मैं रिपीट कर रहा हूं कि सेक्स क्रोमोसोम पर सिर्फ सेक्स रिलेटेड जीन होना जरूरी नहीं है, ऑटोसोमल कुछ कैरेक्टर्स के जीन्स भी इनके ऊपर हो सकते हैं। ये जो सेक्स लिंकेज की हम बात कर रहे हैं, ये उनकी बात होगी जो सेक्स डिटरमिनेशन नहीं करते, लेकिन है कहां पर? सेक्स क्रोमोसोम पर है। ठीक, अब हम यहां से बुक से थोड़ा सा हट के एक्स लिंक, वाई लिंक और ये इतनी लंबी तकरीरें क्यों कर रहे हैं वो बताता हूं। देखें, ये है एक्स क्रोमोसोम और ये है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इस तरह से है, और फीमेल के अंदर ये एक्स एक्स हैं। पहले फीमेल के अंदर आ जाए, फीमेल में दो एक्स हैं, तो एक जीन की एक एलील एक एक्स पर है, दूसरी एलील दूसरी पर है, तो ये तो कंप्लीटली इधर मौजूद हैं, हम इनको एक्स लिंक ही कहेंगे। लेकिन मेल के अंदर थोड़ा सा इश्यू है। इश्यू ये है कि वाई क्रोमोसोम छोटा है, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है। अब एक जीन इधर है, उसकी एक पार्ट इधर, एक पार्ट वाई पर, ये भी है। एक जीन इधर है, तवज्जो है मेरी तरफ। इसकी एक एलील तो वाई क्रोमोसोम पर है, इसके सामने एक्स पर इस जीन की एलील नहीं है, कोई किसी और जीन की एलील है। और यहां जो जीन की एलील है इसके सामने तो वाई का वजूद ही नहीं है, तो ये एलील भी अकेली हो जाएगी। तो एक्स लिंक्ड, वाई लिंक और एक्स वाई लिंक किसको कहते हैं ये जरा समझ लें। सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसके सामने वाई का वजूद ही नहीं है उसको कहते हैं अनपेयर्ड रीजन। इसको क्या कहेंगे? अनपेयर्ड रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। और अब दूसरा ये समझना जरूरी है बेटा, इधर तवज्जो करें। एक्स क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसके सामने वाई का वजूद तो है, लेकिन वहां इस जीन की एलील नहीं, किसी और जीन की एलील है, तो इस हिस्से को भी हम अनपेयर्ड ही कहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स क्रोमोसोम के दो पार्ट्स अनपेयर्ड हैं। एक जिसके सामने वाई का वजूद ही नहीं, वो भी अनपेयर्ड। दूसरा वो जिसके सामने वाई का वजूद तो है, लेकिन वहां कोई और जीन है, इस जीन की एलील उधर नहीं है, तो इसको भी अनपेयर्ड कहेंगे। अब अनपेयर्ड रीजन समझ में आ गया। अब बात आसान है। जो भी जीन या एलील अनपेयर्ड रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पर होगी उसको एक्स लिंक कहा जाएगा। ये खालिस एक्स क्रोमोसोम पर है, वाई पर ये है ही नहीं।
इसी तरह ये वाई क्रोमोसोम का एक रीजन है ह्यूमन के अंदर, इसको कहते हैं SRY रीजन, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है यहां पर जितने भी जीन्स हैं वो सेक्स डिटरमिनेशन वाले जीन हैं जिनकी एलील एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? वाई लिंक्ड। अब आ जाए इससे नीचे वाले इस पार्ट पर। इस पार्ट में जिस जीन की एलील इस एक्स पर है उसी जीन की एलील वाई पर भी है, तो इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे XY लिंक्ड जीन्स। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यहां से आगे जब भी आप ये टर्म सुने तो आप अपने जहन में क्या लाएंगे? जब भी एक्स लिंक की बात करेंगे तो आपके जहन में एक्स क्रोमोसोम का अनपेयर्ड रीजन आना चाहिए, वहां जो भी जीन होगा वो एक्स लिंक होगा। इनको एक्स लिंक नहीं कहेंगे, नीचे वालों को एक्स लिंक नहीं कहेंगे, सिर्फ इनको एक्स लिंक कहेंगे। और जब हम वाई लिंक कहते हैं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? SRY रीजन वाला ये पोर्शन, वाई क्रोमोसोम पूरा नहीं आना चाहिए। वाई क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसमें किसी जीन, ऐसे जीन की एलील है जिसका पार्टनर एक्स क्रोमोसोम पर नहीं है, वहां कोई और जीन है, सिर्फ इसको, इस टुकड़े वाले जीन्स को वाई लिंक कहेंगे। और इससे नीचे जो मुश्तरक है दोनों में, इसको क्या कहेंगे? XY लिंक। समझ आ गया बेटा? ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब यहां से आगे इनका दूसरा सिलसिला शुरू होता है। इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है? ऑटोसोम का तो मैंने पहले बता दिया। ऑटोसोम मां से बेटे में भी जाएंगे, बेटी में भी जाएंगे। इसी तरह ऑटोसोम बाप से बेटी में भी जाएंगे, बाप से बेटे में भी जाएंगे। लेकिन एक्स लिंक्ड वाले मां से बेटे बेटी दोनों में जाएंगे, बाप से सिर्फ बेटियों में जाएंगे। वाई लिंक्ड वाले सिर्फ बाप से बेटों में जाएंगे, और एक्स वाई लिंक्ड वाले मां और बाप दोनों से बेटे और बेटी दोनों में जाएंगे। इसलिए जो एक्स लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड होते हैं, इनको सूडो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, यानी इनका बिहेवियर ऑटोसोम्स